चलिए, गुड इवनिंग, जय हिंद सबको। स्टार्ट करें। किसके बारे में पढ़ना है आज? औरंगजेब। किसका बेटा? शाहजहां इनका पिता। पिता कौन था? शाहजहां। ठीक। माता कौन थी? मुमताज। ठीक। इसकी पत्नी का नाम भी जान लो साथ साथ। दिलरास बानो। आपने नाम सुना है बीबी का मकबरा? राबिया बीबी। दिलरास मत याद करो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। राबिया बीबी याद रखो, इसकी पत्नी। हाँ, राबिया बीबी याद करो आप लोग सीधा। राबिया बीबी, इसकी वाइफ का नाम राबिया। ठीक। राबिया बीबी। हालांकि इसकी एक ही वाइफ नहीं थी, बहुत सारे। इनका ट्रेंड होता है एक से ज्यादा शादी करने का। ठीक। अच्छा, राबिया बीबी के लिए इसने एक मकबरा बनाया था, मालूम है आप लोग को? ये अपने सास से इंस्पायर्ड थी। अब इसकी सास कौन थी? मुमताज। और इसका ससुर क्या बनवाया था अपनी वाइफ के लिए? ताजमहल। तो इसको भी मन था कि मेरे लिए भी क्या बने? ताजमहल जैसा एक खूबसूरत महल बने। तो इसने भी अपने पति से कहा कि मेरे लिए भी महल बनवा दो। तो औरंगजेब और शाहजहां में काफी अंतर है। उसका चरित्र औरंगजेब का और शाहजहां का जमीन आसमान का फर्क है। वो ऐसे फिजूल खर्चे वाला व्यक्ति नहीं था औरंगजेब। ठीक है। तो उसने हालांकि बनवाया उसके लिए राबिया बीबी का मकबरा, या बीबी का मकबरा के नाम से फेमस है। आप औरंगाबाद जाएंगे महाराष्ट्र में, तो वहां पे आप देखने को मिलेगा, खुलदाबाद नामक स्थान पे। ठीक। राबिया बीबी का मकबरा। इसके मकबरे से क्वेश्चन पूछता है, किसका मकबरा जो है वो ताजमहल की घटिया नकल कही जाती है? अब घटिया इसलिए क्योंकि बना ही घटिया जैसा है, लाल पत्थर से बना है, और उसका मकबरा संगमरमर से बना है। ताजमहल ताजमहल संगमरमर से बना है। ठीक है। और ये सेम टू सेम ताजमहल जैसा ही है। हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं है। ये औरंगाबाद में है। ये औरंगाबाद में है। ठीक है। तो इसको ताजमहल की घटिया नकल कही जाती है। ताजमहल की घटिया नकल। कहीं कहीं पे फूहड़ भी लिखा होता है, फूहड़ नकल। फूहड़ नकल भी कही जाती है। ठीक। देखो, हर मुगल बादशाह का, औरंगजेब तक, अगर आप बाबर से लेकर के औरंगजेब तक की बात करोगे, हर मुगल बादशाह का कुछ ना कुछ खासियत जरूर रहा है। जैसे बाबर साम्राज्य विस्तार के लिए फेमस था। ठीक। और एकदम अडिग रहने वाला वो योद्धा था। इसने कभी हार नहीं देखा, सॉरी, मतलब जो हार देखा लेकिन कभी भी वो हार से घबराया नहीं और हमेशा आगे बढ़ा। उसके बाद हुमायूं। हुमायूं हमेशा लड़खड़ाता रहा और वैसे ही मर गया। इसके बाद अकबर। अकबर का समय तो हर एक चीज के लिए फेमस था। इसके बाद कौन है? जहांगीर। जहांगीर का समय चित्रकला के लिए फेमस था। ठीक। इसके अलावा न्याय के लिए फेमस था। इसके बाद कौन है? शाहजहां। शाहजहां का समय स्थापत्य के लिए फेमस था। औरंगजेब ने अपने सारे जो पूर्ववर्ती मुगल साम्राज्य के बादशाह हुए, उन सब का जो उन्होंने स्ट्रक्चर बना के दिया था भारत में, उसको तोड़ दिया। स्ट्रक्चर का मतलब स्थापत्य वाला स्ट्रक्चर नहीं, एक ढांचा तैयार करके दिया था मुगलों को, एक साम्राज्य को स्टेबल रखने के लिए। जैसे अकबर। अकबर ने अपने आसपास के सभी राज्यों से मित्रता की, उन्होंने राजपूतों से मित्रता की, और यही राजपूत बाद में अकबर के साम्राज्य के विस्तार में उसकी सहायता करते हैं। जैसे मान सिंह। मान सिंह ने सबसे ज्यादा राज्य उसके लिए जीता,
मानसिंह के पिता भगवान दास, वो भी उनके मनसबदार थे और उन्होंने भी अकबर के लिए बहुत सारा विजय हासिल किया था, बंगाल जीता था। तो वैसे ही अधिकतर राजपूत राजाओं ने इसका साथ दिया। इसके अलावा अकबर ने जहां जहां पे वो मित्रता से अपनी बात रख सकता था या उसके साथ दोस्ती करके अपने साम्राज्य को बढ़ा सकता था, वहां पे उसने किया। और ऐसा नहीं कि वो मैं बादशाह हूं तो मैं दूसरे राजाओं को अपना मतलब छोटा समझूंगा, उसने हर राजा को उतना महत्व दिया। इसके बाद जहांगीर भी आया, जहांगीर ने भी इस नीति का पालन किया और शाहजहां तो अपने मस्त था, उसको कोई मतलब ही नहीं था। ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक तरीके से मतलब ठीक ठाक था, ठीक ठाक राजा था। औरंगजेब को ये चीज अच्छी नहीं लगती थी। शाहजहां ने किसको अपना वो बनाया था सक्सेसर? दारा शिकोह को। और दारा शिकोह का चरित्र जो था वो धर्मनिरपेक्ष था, पंथ निरपेक्ष था। वो सारे धर्म के लोगों को एक साथ लेकर के चलना चाहता था और शाहजहां उसी के इशारों पर चलता था। और ये बात भी औरंगजेब को अच्छी नहीं लगती थी। ये खलीफाओं का जो सोच है ना, उसको फुलफिल करता था। खलीफा मतलब उनकी सोच ये कि पूरे विश्व में इस्लाम का राज्य हो और शरीयत लागू हो, और ये उसी के अनुसार काम करना चाहता था। तो इसीलिए अकबर की और उनके बाद के राजाओं की जो पंथ निरपेक्ष वाली छवि थी, उसको तोड़ने का भरपूर प्रयास किया किसने? औरंगजेब। ठीक, मंदिर तोड़े, सारे दूसरे धर्मों के लोगों पर बैन लगाया, जजिया कर लगाया, तीर्थ यात्राओं पर टैक्स लगाया, वो सारे काम किए जो वो कर सकता था इस टाइप पे। ठीक, वो अपनी छवि को अलग तरीके से बनाना चाहता था। बता रहे, सब बताएंगे। ठीक, इसका समय एक और चीज के लिए जाना जाता है, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। औरंगजेब का साम्राज्य पूरे मुगल बादशाहों में सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा साम्राज्य था इसका। ठीक, इसने गद्दी पे आते ही अपने पूरे एक मतलब एक एक करके सारे भारत को जीतना स्टार्ट कर दिया, जो जो छोड़ा था। जैसे सबसे पहले, अब इसके पिता ने क्या खो दिया था? अफगानिस्तान खो दिया था। ठीक, लेकिन इसने अफगानिस्तान की ओर कूच ना करके इसने पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट में अपना कब्जा जमाया, है ना। और अपने पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, ठीक है। अब अफगानिस्तान भारत किस ओर है? पश्चिम में है ना, पश्चिम उत्तर बोलोगे, है ना। और इसने किधर अपना राज्य स्थापित किया, मतलब किधर फैलाया? पूर्वोत्तर। तो पूर्वोत्तर में इसने सबसे पहले जीता कूच बिहार। कूच बिहार ये बंगाल तरफ का पार्ट है, कूच बिहार। बिहार मत समझना इसको, कूच बिहार अलग था। ठीक, इसके बाद असम, असम। और इसके बाद ये तीन प्रमुख क्षेत्रों को इसने जीता। ठीक, कूच बिहार, असम और म्यांमार। इसके बाद अपने एक सेनापति शाइस्ता खान को इसने भेजा बंगाल, बंगाल का जीत हासिल करने के लिए। हालांकि पहले उसने बंगाल को जीतने से पहले शाइस्ता खान को शिवाजी के पीछे भेजा था, लेकिन शिवाजी को वो हरा नहीं पाए, तो बोले वापस आ जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम बंगाल जाओ। अभी शिवाजी नाक पे दम करेंगे इनके। तो बंगाल भेजा किसको? अरे शिवाजी को नहीं भैया, शाइस्ता खान, शाइस्ता खान। ठीक, और शाइस्ता खान ने बंगाल को जीता। ठीक, तीसरा, औरंगजेब की दिली चाहत थी कि उसका पूरे दक्षिण भारत पे कब्जा हो, क्योंकि राजा बनने के पहले औरंगजेब दक्षिण भारत का ही सूबेदार था और उसका दिल ना वहीं पे लगा हुआ था। लेकिन दक्षिण भारत कभी भी किसी राजा के कब्जे में नहीं आया था, ये चीज अकबर औरंगजेब नहीं जानता था। कोशिश जरूर किया, कुछ समय के लिए उसको जीता, लेकिन उसको अपने कंटिन्यूसली उसको अपने साम्राज्य का हिस्सा नहीं बना पाया।
क्योंकि इसकी नीतियां अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो दक्षिण भारत में इसने सबसे पहले भेजा जय सिंह को, जय सिंह। लेकिन जय सिंह बेचारा दक्षिण भारत के एरिया से उतना वाकिफ नहीं था। आप जहां से बिलोंग नहीं करते हो, आप वहां के क्लाइमेट को, आप वहां के जो जियोग्राफिकल कंडीशन है उसको अच्छे से नहीं समझ सकते, तो दिक्कत होगी ही आपको। तो अब ये राजस्थानी है ना, और दक्षिण भारत पूरा का पूरा पहाड़ी पर्वत एरिया, एकदम घना जंगल, तो वहां पे वो टिक नहीं पाया और इसको वापस बुला लिया गया। हालांकि जय सिंह जो था वो औरंगजेब का सबसे प्रिय मित्रों में से एक था जय सिंह, और उनका सबसे मुख्य मनसबदार था। जय सिंह के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, जय सिंह, इसने बहुत बेहतरीन काम किया अपने समय में। इसने एक जिज मोहम्मद शाही करके एक घड़ी बनाया जिससे आप समय कैलकुलेट कर सकते थे। जंतर मंतर गए हो दिल्ली में? कोई नहीं गया? जंतर मंतर में आप टाइम वो देख सकते हो, बड़ा सा ऐसा वो बना हुआ है। ठीक है, वो 5 जगह पे उसने बनवाया था टाइम सेट के लिए। ठीक है, जय सिंह बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, स्थापत्यकार था। जयपुर शहर इसी ने बनाया था। ठीक है, जयपुर। तो जय सिंह लेकिन जय सिंह वहां पे हार गया दक्षिण भारत में और उसको वापस बुला लिया गया। इसके बाद बहादुर खान करके एक थे, बहादुर खान को भेजा गया, लेकिन बहादुर खान भी वहां पे हार कर वापस आ गया। औरंगजेब छोड़ने वाला तो था नहीं, और अंततः औरंगजेब ही अपनी सेना लेकर के गया, और तब दक्षिण भारत इसके कब्जे में आ पाया। ठीक, तो अंततः औरंगजेब ने ही क्या किया, दक्षिण भारत को जीता। औरंगजेब का जितना भी कार्यकाल था, मतलब मान के चलो 1658 से लेकर के 1707 तक, कितना साल होगा? 40, 47, 49, 49 ईयर। 49 साल के उसके शासनकाल में 25 साल तक ये दक्षिण भारत में रहा। 25 साल उसने व्यर्थ किया अपने दक्षिण भारत में, और हासिल रही कुछ नहीं, पूरा जन धन सारा बहा दिया। ठीक, लेकिन फिर भी आंशिक रूप से सफलता इसको मिली। इसके बाद बीजापुर, दक्षिण भारत में ही एक स्थान है बीजापुर। बीजापुर में इसने अपने बेटे मुअज्जम को भेजा। मुअज्जम, इसके बेटे का नाम था मुअज्जम। तो बीजापुर में इसने अपने बेटे मुअज्जम को भेजा, लेकिन ये बीजापुर को जीत नहीं पाया बेचारा। उनसे संधि कर लिया कि मेरे पिताजी को बताना मत कि मैं हार गया हूं, जितना पैसा चाहिए भेज दूंगा। अब जिसका औरंगजेब जैसा पिता होगा, जो अपने ही बच्चों को कैद करके रखा था जीवन भर के लिए, अपने एक बेटी और एक बेटे को, बेटे का नाम उसका मुझे याद नहीं आ रहा, उसने एक सलाह दिया अपने पिता को। अब वो सलाह उसको पसंद नहीं आया, बोला जेल में डाल दो अपने ही बेटे को। उसका बेटा उसके पास सलाह लेके गया था कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो मुझे सिखाएगा, जेल में डालो। अपने बेटे को जेल में डाल दिया। उसकी बहन आई, उसकी बहन का भी नाम मुझे याद नहीं अभी। तो उसकी बहन ने कहा पिताजी भाई को छोड़ दो, अपना ही बच्चा है, घर का लड़का है, सपोर्ट करती है, डालो उसको भी। ऐसा था औरंगजेब, एकदम ही कट्टर। उसको उसके पास ना दिल नाम की चीज नहीं थी। धार्मिक रूप से अंधा तो था ही, और साथ में उसके पास इंसानियत नाम की भी चीज नहीं थी। ठीक, तो बीजापुर में मुअज्जम को भेजा। अब मुअज्जम जानता था अगर हार के जाऊंगा तो पिताजी छोड़ेंगे नहीं, तो इसने बीजापुर के सुल्तान को क्या दे दिया, घूस दे दिया, उसके साथ संधि कर लिया। अब बोला कि बताना मत के ऊपर कि मैं हार गया। ठीक है, तो जो भी है बीजापुर को किसने जीता, मुअज्जम ने। ठीक है, अब बारी आती है शिवाजी की। शिवाजी, या आप मराठा लिख सकते हो, शिवाजी। शिवाजी और औरंगजेब के बीच में कोई दुश्मनी नहीं थी,
लिटरली। ना शिवाजी को औरंगजेब से मतलब था, ना औरंगजेब को शिवाजी से, लेकिन जबरदस्ती औरंगजेब उलझा शिवाजी से और उनके चक्कर में बहुत हानि हुआ। शिवाजी से उनको कोई दुश्मनी। शिवाजी को क्या चाहिए था? बीजापुर चाहिए था, गोलकुंडा चाहिए था, जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये हिस्सा उनको चाहिए था। उससे ज्यादा उनको चाहिए, उनको उत्तर भारत चाहिए ही नहीं था, क्योंकि वो मराठी थे और उनको नीचे का हिस्सा चाहिए था। और गोलकुंडा के शासक से, बीजापुर के शासक से उनकी ठानी रहती थी, तो इस चक्कर में वो, लेकिन वही क्षेत्र में औरंगजेब भी सक्रिय था और इसी चक्कर में दोनों की हो जाती है भिड़ंत और बहुत परेशान करते हैं शिवाजी औरंगजेब को। अपन जब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे शिवाजी के बारे में तब बताएंगे, ठीक। अब शिवाजी को ये पकड़ने के लिए अलग अलग लोगों को भेजते हैं। पहले शाइस्ता खान को भेजते हैं, शाइस्ता खान। शाइस्ता खान के ऊपर रात में हमला करके उसको डरा देता है शिवाजी, और वो रात में ही भाग जाता है शिविर छोड़ करके, ठीक। तो पहले भेजा शाइस्ता खान को, शाइस्ता खान हार गए। इसके बाद अपने तुरुप के जय सिंह को भेजा, जय सिंह। और जय सिंह ने बहुत शानदार रणनीति के तहत शिवाजी को उनके ही किले में घेर लिया। महाराष्ट्र में एक किला है, पुरंदर का किला, पुरंदर। आप में से कौन बता सकता है कि पुरंदर किसका नाम है? अरे बाप रे, पुरंदर भारत में वैदिक काल के किस देवता का नाम था? पुरंदर, रथेष्ट, मधवा, ये सब किसका नाम है? ऋग्वैदिक काल में कौन सबसे प्रमुख देवता थे? उन्हीं का तो नाम है, पुरंदर, रथेष्ट, मधवा, ठीक। तो पुरंदर का किला जो शिवाजी का एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था, बड़ा मतलब बड़ा ताकतवर किला था, इस किले में घेराबंदी डाल दिया किसने? जय सिंह ने, और उसका कनेक्शन बाहर से काट दिया। बहुत दिन तक लड़े, लेकिन अंततः जब आपके पास कोई रसद सामग्री या कोई रिफ्रेशमेंट वगैरह नहीं आ पाएगा तो आप कब तक लड़ पाओगे? तो ऐसी स्थिति में शिवाजी को करना पड़ गया जय सिंह के साथ संधि, ट्रीटी करनी पड़ गई। और इस संधि में, जिसको बोलते हैं पुरंदर की संधि, यह हुआ था 1665 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, एकदम आईएमपी लिख के रखो, ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया होगा अलग अलग पेपर में। तो बोलोगे सर पीएससी में कैसे हजारों बार पूछेगा, वो तो 20 साल हुआ है छत्तीसगढ़ को बने, अलग अलग पेपर, ठीक है। मतलब एक संख्या अगर कहा जाता है इसको बार कि लाखों बार पूछा गया, इसका मतलब ये नहीं कि लाखों बार ही पूछा गया है, मतलब ये आपको मैं वेटेज दे रहा हूँ, वेटेज दे रहा हूँ, वो चीज में वेटेज दे रहा हूँ कि कितना वेटेज है इसका। अब अरबों बार लिख दूंगा तो इसका मतलब नहीं कि 1 अरब बार पूछ लिया, ठीक है। तो पुरंदर का किला घेर लिया किसने? जय सिंह ने। और 1665 में पुरंदर की संधि होती है। इस संधि के तहत शिवाजी को अपने 23 किले, 23 किले औरंगजेब को या मुगलों को वापस करने पड़ते हैं, जो उसने मुगलों से छीन लिए थे, ठीक है। हाँ, अरे भाई जो हारा है वही तो देगा ना वापस। अब औरंगजेब की सेना थोड़ी देगी, अब मैं संधि करता हूं और किले ले लो जाओ। तो औरंगजेब, है ना, पुरंदर का किला या फिर पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई? ऑप्शन देख लेना आप लोग, ऑप्शन देख लेना। ऑप्शन में जय सिंह वर्सेस शिवाजी आएगा। अगर उसी ऑप्शन में जय सिंह वर्सेस औरंगजेब है तो क्या करोगे? जय सिंह ही रहेगा, क्योंकि वो संधि जय सिंह के साथ हुई थी। शिवाजी, औरंगजेब भले राजा था, लेकिन संधि हुई किसके साथ थी? जय सिंह के साथ हुई थी। तो ये याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि आपने हर चीज पढ़ लिया है लेकिन आपको आंसर ढूंढना नहीं आ रहा, तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बाकी में शिवाजी के समय जब पढ़ाएंगे ना अपन तो और डिटेल में इसको करेंगे, है ना। चलिए, शिवाजी। देखिए शिवाजी को ये चीज अच्छा नहीं लगता, इनको मनसबदार बना लेते हैं औरंगजेब अपना,
और वो भी थर्ड कैटेगरी का, तीसरे श्रेणी का। जैसे अलग अलग कैटेगरी होती है ना ऑफिसर्स की, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, तो वैसे ही इनको तीसरे श्रेणी का क्या बना लेते हैं, मनसबदार। और ये चीज शिवाजी को अच्छी नहीं लगती। वही बात आती है, अकबर अगर होता है इसके जगह पे तो वो क्या करता, बगल में बैठाता, आओ शिवाजी बैठो। क्योंकि अकबर को पता था कि किससे कैसी सेवा लेनी है। यही एक अच्छे राज्य की क्वालिटी होती है, एक सही व्यक्तित्व को पहचानना। नहीं, ये दूरदर्शिता नहीं रखता था, ये दूर की नहीं सोच पाता था। अकबर को पता था, अकबर को ये चीज पता था कि जो आज मेरा दोस्त है वही मेरा साथ आगे देगा। अगर मैं उसको अभी नाराज करूंगा ना तो बाद में मेरी परेशानी खड़ा ही करेगा वो। तो अपने लिए बाद में परेशानी क्यों खड़ा करो। और यही अपने लिए बाद में परेशानी खड़ा कर लिए। बाद में शिवाजी भाग गए इनकी कैद से, और कैद से छूटने के बाद वापस जो 23 किले उन्होंने वापस लौटाए थे ना, फिर जीत लिए। और इसके पहले ना उन्होंने गुजरात को लूटा था, जो मुगलों का एक बहुत प्रमुख बंदरगाह था, व्यापारिक बंदरगाह। उस व्यापारिक बंदरगाह को, गुजरात को शिवाजी ने लूट लिया था 1664 में। तो इसी बात से नाराज था औरंगजेब। और औरंगजेब को चिढ़ाने के लिए जब उनसे कैसे छूटे ना, तो वापस उसी सूरत को फिर से देख लिया उन्होंने। तो अपनी परेशानी औरंगजेब खुद खड़ी कर रहा था। ठीक है चलिए, इसका मूल्यांकन बाद में करेंगे। तो इससे कुछ विजय अभियानों के बारे में या फिर जो इसकी लड़ाई वड़ाई हुई थी, इससे थोड़ा क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, है ना। अच्छा, कौन सा ईयर? जो ईयर इंपॉर्टेंट रहता है वो मैं बता देता हूं आपको। ये ईयर इंपॉर्टेंट था वो मैं बता दिया, ठीक। इसके अलावा ये सारे कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखते ना। इसके ये तो नाम मात्र के, इसने बहुत सारे विजय अभियान किए थे, कितना याद रखोगे? अकबर का याद है पूरा, कहां कहां पे जीता था, जबकि अकबर का इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने उसको डेट वाइज लिखाया था। और जहां डेट इंपॉर्टेंट होता है वहां मैं बताता हूं कि इसको डेट वाइज याद करो, है ना। अकबर के सवाल बताया था, काबुल, कश्मीर, कंधार कब जीता था? हल्दी घाटी, हल्दी घाटी, चित्तौड़ का प्रथम युद्ध, गुजरात, गुजरात, अहमदनगर, गुजरात 1605, मार गया था बेचारा अहमदनगर, अहमदनगर, बीजापुर। देखो डेट वहां से आता है इसलिए मैं डेट लिखा है, इनका डेट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपको नहीं बताया जाएगा। तैयारी करने का एक फॉर्मूला याद रखो कम से कम याद करो लेकिन सही याद रखो। आप 100 चीज पढ़ोगे, है ना, और 100 के 100 याद नहीं रख पाते। अगर वहीं आप 10 चीज पढ़ के आप 10 चीज याद रख पाते हो तो ये चीज आपको ज्यादा फायदा दिलाएगा, ठीक है। आपके दिमाग की एक कैपेसिटी है, तो उस कैपेसिटी को ओवरलोड मत करना कभी भी। इसका मतलब ये नहीं कि सब चीज छोड़ दो, अरे क्या लोड लेना, हर चीज छोड़ दो, इसका मतलब ये नहीं है। जहां पे आपको बताया जा रहा है कि यही चीज इंपॉर्टेंट है उसको जरूर पकड़ो, ठीक है। चलिए, और बाकी आप धीरे धीरे समझ जाओगे क्या छोड़ना है। इसके ना आप दो बेटे का नाम याद रखो। एक बेटा था अकबर, ठीक, एक बेटा था अकबर। एक बेटे का नाम बताया मुअज्जम, है ना, मुअज्जम का नाम तो याद रखो, वो इंपॉर्टेंट है। और दूसरा बेटा अकबर याद रखो। अकबर ने भी अपने पिता के खिलाफ बगावत कर दिया था, औरंगजेब के खिलाफ, अकबर ने, ठीक है। इसको आप अकबर सेकंड लिख सकते हो। अकबर ने अपने पिता के खिलाफ बगावत कर दिया, और यहां पे सेम कंडीशन वैसा ही हो गया जैसा जहांगीर के समय पे हुआ था। जहांगीर का बेटा खुसरो, खुसरो को किन दो लोगों ने अपना प्रोटेक्शन दिया था? मान सिंह और, याद है, ठीक। इनको भी गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, ठीक, गुरु तेग बहादुर, ये 9वें नंबर के क्या थे? सिख धर्म के गुरु थे, गुरु तेग बहादुर। तो
इन्होंने अपना संरक्षण दिया। और दूसरे संभाजी, संभाजी कौन? मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी, छत्रपति संभाजी, छत्रपति संभाजी। तेग बहादुर की भी मृत्यु कर मतलब इनकी हत्या करवा दिया औरंगजेब, और संभाजी को तो बड़ा गंदा मौत दिया था। अपने जितने भी शत्रुओं का हत्या करवाया औरंगजेब ने, उन सब में सबसे नृशंस हत्या संभाजी की कराई गई। सबसे बुरी मौत दिया संभाजी। इनको जिंदा ही इनके खाल को ना खिंचवा लिया गया था जिंदा, और वैसे ही छोड़ देते थे मरने के लिए। और उनके कहा जाता है कि उनके खाल में भूसा डलवा दिया था और उसको लटका दिया चौराहे में। ये औरंगजेब था। तो संभाजी की हो गई मृत्यु, गुरु तेग बहादुर की भी हत्या करवा दी गई। ठीक, दूसरा बेटे का नाम पता है मुअज्जम, वो याद रखो काफी। ठीक औरंगजेब अपने चारित्रिक गुणों के लिए बहुत फेमस था। मतलब अगर व्यक्तिगत रूप से आप उसकी बात करोगे तो एकदम ही धार्मिक व्यक्ति था। मदिरा पान नहीं करता था, बियर शराब नहीं छूता था। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा बुरा काम जो एक राजा को नहीं करना चाहिए वो उस चीज को नहीं करता था। जो जो चीज इस्लाम में बैन है उस चीज का कभी यूज नहीं करता था। इस्लाम में बैन है मदिरा, ये नशा, ये सब बैन है, वो उसको कभी नहीं छूता था। इसके अलावा वो ऐसा भी कहा जाता है कि वो अपने खर्चे के लिए खुद कमाई करता था। मतलब वो राज्य की संपत्ति जो टैक्स में मिलती है ना, उससे अपना खर्चा नहीं निकालता था। वो अपने खर्चे के लिए खुद टोपी सिलता था। ठीक है, टोपी नहीं जानते, वो ऐसा पहनते जाली वाला, वो टोपी सिलता था खुद ही। ठीक है, इसके अलावा कुरान, कुरान की कॉपियां बनाता था। फोटो कॉपी नहीं भैया, अब उस समय फोटो कॉपी थी क्या? वैसे आ चुकी थी 1556 में भारत में प्रिंटिंग मशीन आ चुकी थी, लेकिन इसके पास नहीं पहुंची थी। तो इस समय कॉपियां बनाते थे कैसे? लिख कर उसको कॉपी करते थे हाथ से। तो ये कुरान की कॉपियां बनाता था, समय मिलने पर टोपियां सिलता था। कोई बुरे काम, बुरी संगति, कुसंगति कुछ नहीं थी इसके पास। इसीलिए इसके व्यक्तिगत कैरेक्टर को देखते हुए इसको जिंदा पीर कहा गया था। जिंदा पीर, जिंदा पीर। पीर बाबा सुना? पीर बाबा जैसे पंडित जी, जैसे साधु संत होते हैं ना, घूमते रहते हैं फक्कड़ जैसे, वैसे पीर बाबा होते हैं मुस्लिमों में, पीर बाबा। तो इनको जिंदा पीर कहा जाता था। संत मान लीजिए आप, संत आदमी, इसको जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, नक्शबंदी सूफी संप्रदाय एक सेक्ट है, एक संप्रदाय है सूफियों का, नक्शबंदी। उस नक्शबंदी संप्रदाय को यह फॉलो करता था औरंगजेब। सॉरी नक्शबंदी सूफी संप्रदाय को फॉलो करता था। नक्शबंदी सूफी संप्रदाय। जैसे हिंदुओं में आप देखा होगा आपने, बहुत सारे अलग अलग पंथ होते हैं ना, वैष्णव संप्रदाय है ना, शैव संप्रदाय, अलग अलग संप्रदाय होते हैं। वैसे ही इस्लाम धर्म के अंतर्गत सूफी संप्रदाय है। उस सूफी संप्रदाय के अंतर्गत भी बहुत सारे अलग अलग सेक्ट हैं, उसके अलग अलग ब्रांचेस हैं। उनमें से एक नक्शबंदी है जो कि एकदम कट्टर है, धर्म के प्रति अत्यधिक कट्टरता का पालन करता है ये सूफी संप्रदाय, जिससे बिलोंग करता था कौन? अकबर। इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब आगे भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे, तो भक्ति आंदोलन का ही पार्ट है सूफी संप्रदाय, तो सूफी आंदोलन भी उसको कहा जाता है। ठीक, वो अपन पढ़ेंगे जब ये मुगल काल खत्म हो जाएगा तब। ठीक है, चलिए। जजिया, आपको याद होगा कि भारत में जजिया कर किसने लगाया पहली बार? कासिम ने। हटाया किसने?
हटाया किसने? अकबर ने। ठीक, अकबर के बाद कौन कौन हुए? जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां। ठीक, अकबर से लेकर के शाहजहां तक का कार्यकाल कोई जजिया कर, कोई तीर्थ यात्रा कर, कोई टैक्स वैक्स नहीं लगता था। धार्मिक रूप से किसी को उत्पीड़ित करने के लिए किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था। लेकिन औरंगजेब ने भारत में फिर से संप्रदायवाद को बहुत बढ़ावा दिया और वापस से भारत में जजिया टैक्स को थोप दिया। तो भारत में दूसरी बार जजिया टैक्स लगाने वाला कौन था? औरंगजेब। तो जजिया कर दोबारा लगा दिया औरंगजेब ने, जजिया। इसके अलावा तीर्थ यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया, तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगा दिया, पिलग्रिम टैक्स, तीर्थ यात्राओं पर टैक्स लगाया। ये दोनों ही टैक्स अकबर ने बंद करवा दिया था, जिसको वापस से औरंगजेब ने लगवा दिया। और जाहिर सी बात है, इस टैक्स के लगने से हिंदू जनता को प्रभाव तो पहुंचेगा ही। ठीक है, अगर आप किसी के धर्म में खिलवाड़ करोगे तो डेफिनेटली जनता आपके लिए अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। ठीक, अब इतने सारे हिंदू राजा थे, खुद औरंगजेब के समय पे सबसे ज्यादा हिंदू सरदार होते थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से मुगल बादशाह के समय सबसे ज्यादा, मतलब प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज्यादा हिंदुओं की संख्या थी? औरंगजेब के समय। सब लोग ना अकबर को टिक मार के आते हैं, क्योंकि अकबर ही सब चीज के लिए किया था आगे आगे से, लेकिन अकबर के समय नहीं थे। सबसे ज्यादा हिंदू सरदार या हिंदू मंत्री या फिर हिंदू कर्मचारी या सेना में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा औरंगजेब के समय थी। और आप उन्हीं के ऊपर ये सब टैक्स लगा दोगे तो आपको ज्यादा लंबे समय तक उनकी सेवाएं क्या मिल पाएगी? डेफिनेटली आपको नहीं मिल पाएगी। कभी ना कभी वो आपके साथ दगा जरूर करेंगे। ठीक, इंसान का धर्म और इंसान की रोजी रोटी, ये दो चीज पर कोई भी कुठाराघात बर्दाश्त नहीं करता था। ठीक, इसके अलावा इन्होंने बहुत से ऐसे काम किए जिससे हिंदू जनता का जो वो था इनके प्रति बुरा हो गया। जैसे इन्होंने सती प्रथा बैन कर दिया, सती प्रथा प्रतिबंध कर दिया। सॉरी, क्या लिखे आप लोग? हाँ, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया। मतलब कोई भी व्यक्ति या कोई भी महिला अपने पति की मृत्यु के बाद सती नहीं हो पाएगी। अब ये एक प्रकार से आपको लग रहा होगा कि अच्छा है, लेकिन कोई भी परंपरा जो अभी चल रही है आप उसको सही ही मानोगे, और ये उस समय के हिसाब से लोग सही मानते थे इसको। और उस समय के हिसाब से ये प्रतिबंध लगाना मतलब धर्म में किसी का हस्तक्षेप था, और ये भी चीज लोगों को अच्छी नहीं लगी। ठीक, तो इसने सती प्रथा पर क्या लगाया? प्रतिबंध लगाया। इसके अलावा जो सामाजिक उत्सव होते थे, सामाजिक उत्सव, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। छोटे मोटे ऐसे रक्षाबंधन त्योहार मना रहे हो, ठीक, अलग अलग छोटे मोटे त्योहार जो आते हैं उस पर भी इसने बैन लगा दिया। बोला कोई त्योहार व्योहार नहीं मनाएगा, बात खत्म। ठीक है, सामाजिक उत्सव पर प्रतिबंध। और क्या प्रतिबंध किया? इसके समय पे इसने धर्म के अनुसार कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। इसको जो सही लगा इसने किया, वो हिंदू धर्म के लिए भी था और मुस्लिम धर्म के लिए। झरोखा दर्शन, झरोखा दर्शन क्या लिखा गया? झरोखा दर्शन। ठीक, झरोखा दर्शन, जैसे जन दर्शन लगता है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री लोग जन दर्शन लगाते हैं ना, अपने मुख्यमंत्री निवास में आप जाते हो अपना समस्या लेकर के कि काका ये दिक्कत है काका, ठीक कर दे काका, आओ बेटा आज, सब है ना, जाते हो नहीं जाते? जाया करो। काका पोस्ट नहीं निकलत, काका निकाल तो जल्दी। के पोस्ट चाहिए बता? एक ठो चाहिए। चाहिए तो एक ही ना, दो ठो चाहिए? एक ही चाहिए, एक ही चाहिए, एक ही निकाल दो बोलना। ठीक, वैसे ही अपनी समस्याओं को सुनने के लिए मुगल काल के राजा एक
एक अपने समय पे वो प्रथा स्टार्ट किए थे, झरोखा दर्शन। ये शुरू हुआ था हुमायूं के समय, इसको ऐड कर लेना आप लोग। झरोखा दर्शन का जो प्रथा था वो हुमायूं के समय शुरू हुआ था। लेकिन हुमायूं इस पे ज्यादा काम नहीं कर पाया। मेनली अकबर जोधाबाई के साथ घूम घूम कर झरोखा दर्शन किया करता था। मतलब एक हॉल होता था, हॉल के ऊपर बालकनी होती थी, उस बालकनी में क्या करता था, ये घूमता था, खड़े होकर के अपने लोगों की बातें सुना करता था। झरोखा दर्शन, जैसे मान लीजिए हॉल है, ऊंचा हॉल, अब ऊपर में क्या एक बालकनी, देखियो ना बड़े बड़े हॉल में ऐसे बालकनी होती है अंदर में। आप कभी शादी वादी में गए होगे तो बड़ा सा हॉल है, ऊपर में एक बालकनी, तो बालकनी से वो लोग, ठीक है, झरोखा दर्शन किया करते थे। तो ये प्रथा अकबर के समय पे अपने पीक चरम पर थी। अकबर प्रतिदिन इसको यूज करता था, प्रतिदिन जब भी उसको समय मिलता था, और इसने उस चीज को बंद करा दिया। झरोखा दर्शन प्रतिबंध करा दिया। इसके अलावा ईरानियों का एक पर्व था, अच्छा इसकी वाइफ खुद ईरानी थी, जो राबिया बीबी थी ना, राबिया बीबी खुद भी ईरानी थी। इसने ईरानियों का भी एक त्योहार नवरोज को बंद करा दिया। इसने नवरोज त्योहार बंद करा दिया, बोला कोई नवरोज नहीं मनाएगा, नवरोज त्योहार बंद करा दिया। और क्या बंद कराया, तुलादान। तुलादान समझते हैं, तुलादान, तराजू में बैठ जाओ एक तरफ आप, और आपको जो दान करना है उसको रख दो दूसरी तरफ, तो आपकी आपका जितना भी भार रहेगा उतने भार का जो पल्ला है वो जब बराबर हो जाएगा तो उतना आप दान करोगे, इसको बोलते हैं तुलादान। ठीक, तो राजा जितना भारी रहेगा जनता को उतना फायदा होगा, है ना भाई। अब राजा एकदम 5 पाव का है तो थोड़ी उसको, ठीक, तो इसने क्या कर दिया, तुलादान को बैन करा दिया, तुलादान बंद करा दिया। सती प्रथा प्रतिबंध, सामाजिक उत्सव प्रतिबंध, झरोखा दर्शन पर, नवरोज प्रथा प्रतिबंध, तुलादान पर बैन लगाया। सिक्कों पर कलमा, सिक्कों पर कलमा लिखाना बैन करा दिया। सिक्कों पर कलमा लिखाना बैन करा दिया। कलमा, कलमा समझते हैं, जैसे आप रामायण पढ़ते होगे तो रामायण में दोहा होता है, तो वैसे ही कुरान में जो लिखा होता है उसको कलमा बोलते हैं, है ना। तो वो कलमा की कुछ आयतें जो होती ना, वो लिखा होता है किसमें, सिक्कों पर लिखवा देते थे राजा। तो इसने क्या कहा कि देखो, सिक्कों का यूज आप दो तरीके से करते हो, एक अच्छा एक बुरा। अगर कुछ सामान लेना है आपको तो सिक्के का यूज करते हो, ठीक है, लेकिन आप उसको जब गलत काम के लिए यूज करते हो, मान ली किसी के लिए, किसी को आपको घूस देना है, तो घूस दोगे तो पैसे में दोगे, तो उस काम में ईश्वर का नाम इन्वॉल्व हो रहा है, तो गलत काम में ईश्वर का नाम इन्वॉल्व ना हो, ये सोचकर किसने क्या किया, सिक्कों पर कलमा लिखाना प्रतिबंध करा दिया। ठीक, इसकी लिस्ट खत्म ही नहीं होती। पेंटिंग, पेंटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया, कोई पेंटिंग नहीं करेगा। मतलब इसके समय पे कला का बहुत हास हुआ होगा, मतलब कला जो है वो अपने, है ना, निम्नतम स्तर पे पहुंच गई थी। पेंटिंग पर बैन लगा दिया, कोई पेंटिंग नहीं करेगा, कोई आईपॉड में गाना नहीं सुनेगा, कोई गिटार नहीं बजाएगा। संगीत बैन, संगीत बैन, संगीत पर प्रतिबंध। लेकिन देखने वाली बात यह है कि औरंगजेब संगीत का प्रेमी था, और अपने आखिरी आखिरी समय तक ये संगीत में महारत हासिल कर लिया था। वीणा, ये क्वेश्चन पूछा है कि औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाता था, वीणा बजाता था। जैसे अकबर, अकबर का भी बताया था मैंने आपको, अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, नगारा, ठीक है, नगाड़ा या नगारा याद रख लो, वैसे ये वीणा बजाया करता था।
लेकिन चूंकि कुरान के अनुसार ये संगीत वगैरह सब मतलब वो है, क्या बोलते हैं उसको, हराम है ना, बैन है, तो इसने उसके अनुसार संगीत पर भी क्या कर दिया, बैन लगा दिया। तो इतने सारे काम उसने किए बैन लगाने वाले। ठीक, तो मेनली इसका समय बैन लगाने के लिए जाना जाएगा, सब चीज पर प्रतिबंध, कला का हास हुआ। ठीक, जितना भी मित्रवत व्यवहार किया मुगल के पूर्ववर्ती राजाओं ने, इसने उसका उलट काम किया और इसने अपने शत्रुओं को बढ़ा लिया। और इसके शत्रु बढ़ने का कारण ये हुआ, इसका मतलब खामियाजा ये हुआ कि इसके बाद जो आने वाले राजा थे उनको राजपूतों का, मराठों का और अन्य जो उस समय के जाट वगैरह थे उनका सहयोग प्राप्त नहीं हो पाया। और इसीलिए मुगल साम्राज्य धीरे 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 करके पतन उसका होने लगा था। हालांकि इसके बाद के राजा उतने योग्य भी नहीं थे, सबकी कुछ ना कुछ उटपुटांग उपाधियां थी, सबकी, मतलब कोई भी एक ऐसा भी व्यक्ति योग्य नहीं था जो उस राज्य को संभाल सके, इतने बड़े साम्राज्य को। और बात वही आ जाती है, जितना बड़ा भी साम्राज्य हो, अगर आपके पास योग्यता नहीं है तो वो राज खत्म होने से कोई बचा नहीं सकता। सेम यही कंडीशन किसके साथ हुआ था, अशोक के साथ। सेम यही कंडीशन गुप्त साम्राज्य के साथ हुआ, है ना। अशोक के बाद के जितने भी उसके बेटे और पोते वगैरह आए वो सारे अयोग्य निकले, और वो कोई भी एक उसमें योग्य निकल जाता तो उसको संभाल के रख लेता। गुप्त साम्राज्य काफी लंबा चला था, लेकिन अंततः वो भी, कोई भी साम्राज्य का खत्म होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है क्योंकि उसके जो राजा है वो उतने काबिल नहीं हो पाते। देखना कभी आपके पूर्वज भी बड़े बड़े उसमें रहे होंगे, साम्राज्य के मालिक। नहीं होता है, अपना इतिहास निकाल के देखना। इलाहाबाद चले जाना, इलाहाबाद जाओगे, अस्थि विसर्जन करते नहीं, तो वहां पे सबका चिट्ठा होता है, दादा के दादा के दादा के दादा के, ओ परदादा, सबका एक वो होता है, वंशावली होता है। तो निकलवा के देखना कि क्या था आपके पास, इंटरेस्ट हो तो। ठीक, चलिए, औरंगजेब का समय खत्म हुआ 1707 में। 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसकी पत्नी का जो मकबरा है वहीं पे इसको भी दफना दिया जाता है। इसने अपने लिए लिखा था ये पहले से ही कि मुझे एकदम शालीनता भरे तरीके से दफनाना, कोई भी बड़ा मकबरा मेरे लिए बनाने की जरूरत नहीं है। ये इस चीज में तो बढ़िया था, ये एकदम मितव्ययी, फालतू खर्चे कुछ नहीं। तो औरंगजेब ने अपने लिए एकदम निम्नतम खर्चे में मकबरा बनाने को कहा था, कोई ताज महल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और औरंगजेब का मकबरा वहीं पे है जहां पे इसकी बीबी का मकबरा है, मतलब वाइफ का मकबरा, खुलदाबाद, खुलदाबाद, खुलदाबाद। ठीक, खुलदाबाद। औरंगजेब की मृत्यु, मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ, और भारत में आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु को भारत में आधुनिक काल के इतिहास का शुरुआत कहा जाता है। इसके पहले तक भारत में पुर्तगाली वगैरह आ चुके थे भैया, पुर्तगाली, ठीक है, सारी लगभग सारी बड़ी कंपनीज भारत में आ चुकी थी। इसके बाद की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है भारत की, क्योंकि ये चेंज है, ट्रांसिशन का चेंज, मतलब ये समय जब भी भारत में या किसी भी इतिहास में बदलाव का समय आता है ना, वो बदलाव वाला पल बहुत महत्वपूर्ण रहता है। ऐसा क्या हुआ इसकी मृत्यु के बाद कि मुगल खत्म हो गए, कैसी दशाएं चल रही थी। अब यहां से ना, यहाँ के इतिहास से जो विश्व इतिहास का पार्ट है ना वो ज्यादा मायने रखता है। हालांकि हमारे सिलेबस में विश्व इतिहास नहीं है, और ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आप अपने देश का इतिहास तब तक अच्छे से नहीं जान पाओगे जब तक आप विश्व का इतिहास समझोगे नहीं। भाई कैसी कंडीशन में आप हो ये जानने के लिए आपको दूसरे कंडीशन जाना पड़ेगा ना। कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज आप आके करोड़ों भारतीयों पर कैसे राज कर लिए, तो ये चीज जानना पड़ेगा ना आपको। लेकिन बताएगा कौन, हम बताएंगे। लेकिन हम क्यों बताएंगे, हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि जो सिलेबस में नहीं है हम उसको ही बताएं। लेकिन इसके जाने बिना आप आधुनिक विश्व के इतिहास को समझ ही नहीं सकते।
तो थोड़ा हम टाइम देंगे बाकी चीजों को समझने के लिए कि क्या कंडीशन था भारत में कि भारत गुलाम बना, और कैसे कैसे कंडीशन आए भारत में कि अंग्रेज इतने शक्तिशाली हो गए, है ना। भारत में पांच बड़े देशों ने अपने कंपनीज भेजे थे यूरोप के। यूरोपियन आगमन इस समय स्टार्ट हुआ, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रांस, है ना, स्वीडन, ये सारे 5-6 कंपनियां थी। लेकिन उन सब में अंग्रेज ही क्यों भारी पड़ गए, तो इसको जानने के लिए आपको अंग्रेजों के बारे में जानना पड़ेगा। कैसे अमेरिका अमेरिका की उत्पत्ति देखो 17वीं शताब्दी के आसपास हुई थी, और कैसे आज सुपर पावर बन गया हो। तो आप जानोगे नहीं तब आपको पता कैसे चलेगा कि हम सुपर पावर क्यों नहीं बन पाए। हम तो हजारों साल पुरानी सभ्यता में है, हम सुपर पावर क्यों नहीं बने। अमेरिका कैसे सुपर पावर बन गया, जबकि उसके पास ऐसा कोई संसाधन भारत से ज्यादा नहीं है जितना हमारे पास है। तो ये सब जाने बिना आप भारत के आधुनिक इतिहास को नहीं समझ सकते। और हमारे सिलेबस में दिक्कत यही है कि विश्व इतिहास का कोई छोटा सा भी चैप्टर नहीं है। कम से कम जो भारत से डायरेक्ट संबंधित है वैसे चैप्टर को डालना चाहिए था। विश्व में कैसा सिनेरियो बन रहा था कि लोगों को या यूरोपियंस को भारत में आना पड़ा, क्यों आए भारत, वो क्या जरूरत थी भारत आने की। भारत सोने की चिड़िया थी, इतना पैसा, इतना खजाना, इसलिए भारत में बार बार आक्रमण हुए। प्राचीन काल में भारत में आक्रमण हुए, क्यों, खजाना। मध्यकाल में हुए, क्यों, खजाना। जब जब आपके पास पैसा होगा, ठीक, देखो यहां पे एक ना बेहतरीन सिद्धांत काम करता है। कहीं पे भी जो प्रोस्पेरिटी है, मतलब जो आपका वैभव है, वो आपको उसको स्टेबल तब तक नहीं रख सकते जब तक आपके पास शक्ति नहीं है। तो अपनी प्रोस्पेरिटी को आपको स्टेबल रखने के लिए आपके पास शक्ति का होना आवश्यक है। और जब जब हमारी शक्ति कमजोर पड़ी है तभी हमारे ऊपर हमला हुआ है। क्या गुप्तों पे आक्रमण करके सफल हो गए थे, नहीं हो पाए। हमारे पर पहला आक्रमण मध्यकाल में कब हुआ, 712 में, 712 में। उस समय हमारे पास कोई सेंट्रलाइज पावर नहीं थी जो उससे लड़ सके, कोई सेंट्रलाइज पावर नहीं थी। हर्षवर्धन का दौर उसी समय खत्म हुआ था और उसके बाद भारत कमजोर पड़ गया था। तो जब जब भारत में कमजोरी आएगी तब तब, अच्छा इसके 300 साल तक भारत में आक्रमण हुए लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, क्यों, क्योंकि प्रतिहार राजवंश इतने ताकतवर थे कि उन्होंने सील करके रखा था सीमाओं को। तो 300 साल तक वो, उसके बाद प्रतिहारों का समाप्ति हो गया 1000 एडी में। उसके बाद फिर गजनवी आया, उसके बाद फिर गौरी आया, तो उन्होंने पूरा तहस नहस कर दिया। तो भारत में हमेशा से पैसा रहा है भैया, कभी गरीब नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठ है कि भारत में गरीबी है, अभी भी भारत में गरीबी नहीं है। लोग काम नहीं करना चाहते, सबसे बड़ी दिक्कत है, काम नहीं करना चाहते। अमेरिका के राष्ट्रपति की बेटी, बराक ओबामा की बेटी, उनके राष्ट्रपति रहते वो एक होटल में क्या बोलते उसको, वेट्रेस का काम करती थी होटल में। किसकी बेटी, दुनिया के सुपर पावर के सबसे पावरफुल व्यक्ति, राष्ट्रपति की बेटी। और हमारे यहाँ तो सिस्टम बना के रखे ना वो लोग, ये कल्चर डेवलप उन्होंने कर लिया अपने आप में कि अपने आप को स्टेबल करना है। माता पिता कोई भी हो, लेकिन आपकी औकात आपसे है, माता पिता से नहीं है। माता पिता के आर्ट में हम लोग, भारत ऐसा देश है ना जहाँ पे लोग यहाँ अपने बेटे और बेटियों को ना 25-30 साल तक पालते हैं। कहीं कहीं तो आज तक किसी घर में अगर पेंशन आ रहा ना पिता का, तो काम ही नहीं करते वो लोग। कई सारे लोगों में देखा, पिता का पेंशन आ रहा, ठीक है चल तो रहा है, शर्म भी नहीं आती लोगों को। यही दिक्कत है, भारत बेशर्मों का देश है, किसी चीज में शर्म नहीं। और वहां जैसे टीनेजर के अंतिम दौर पे आओगे ना, आपको खड़ा होना पड़ेगा, घर से ज्यादा मदद नहीं मिलने वाली, याद रखो, ठीक है। चलिए, तो खैर ये सारा चीज कल से देखेंगे। इसके बाद कल से स्टार्ट करेंगे शिवाजी का चैप्टर, शिवाजी पढ़ लेंगे। शिवाजी के बाद, हाँ, अब देखो सांस्कृतिक चीजें अलग होती हैं, है ना, और वहां का कल्चर वो लोग ज्यादा अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे। अब हमारे लिए तो ये है ना कि भाई अभी भी भारत में अगर लड़की जो है वो 7 बजे 8 बजे के बाद आएगी तो घर वाले फोन कर देते 10 बार,
वहां से सिस्टम नहीं है, वहाँ आज़ादी है, खुलापन है। अगर आप टीनेजर के ऊपर चले गए हो तो आपकी जिम्मेदारी आपकी खुद की है, ज़्यादा उसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। माता पिता अपने जिंदगी में व्यस्त है, तो उनके लाइफ में 4-5 लोग अलग अलग हैं, तो लोग भी स्विच करते रहते हैं। तो अपने में फुर्सत नहीं रहती तो अपने बच्चों को कहाँ ध्यान देंगे? वो कल्चर है उनका, ठीक है, तो ये हमारा कल्चर नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि जो अच्छा कल्चर बाहर के देशों में है उसको जरूर हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे कल देखेंगे, ठीक है। शिवाजी खत्म करेंगे, उसके बाद मुगल काल के बाकी उत्तरवर्ती मुगल काल कहा जाता है उनको, मुगल काल के आगे का राजवंश, मतलब मुगल काल के जो आखिरी के 7-8 शासक है ना, उसके बारे में भी पढ़ना है, उनसे भी 2-2 3 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो कल से स्टार्ट करते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।